प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध किया था, जो कि 1775 में प्रारंभ हुआ और 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। सालबाई की संधि से मराठों व अंग्रेज़ों के बीच 20 वर्ष के लिए शांति अवश्य स्थापित हो गई थी, परंतु दोनों शक्तियों की आपसी कटुता नष्ट नहीं हुई थी। सालबाई की संधि के उपरांत भी अंग्रेज यह भली भांति जानते थे कि दक्षिण भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए उन्हें मराठों से निर्णायक युद्ध अवश्य लड़ना होगा। वेलेज़ली ने 19वीं सदी के प्रारंभ में परिस्थितियों को अपने अनुकूल पाया। वेलेज़ली, जो कि लॉर्ड वेलेज़ली जिसको हम कहते हैं, जो कि अब भारत का प्रधान अधिकारी था, उसने परिस्थितियों का अनुकूल पाया और वह युद्ध का वातावरण बनाने लगा। फलस्वरूप 1803 में दोनों शक्तियां आपस में भिड़ गई, जिसे द्वितीय मराठा युद्ध के नाम से हम जानते हैं, मराठा आंग्ल युद्ध के नाम से। यदि हम इनके कारणों की चर्चा करें तो पहला कारण यह है कि उस समय जो पेशवा था, जिसका नाम बाजीराव द्वितीय, वह एक अयोग्य व्यक्ति था। हालांकि बुद्धिमान था, लेकिन समस्याओं का ठीक से समाधान वह नहीं कर पाता था। नाना फडणवीस के चंगुल से मुक्त होने के लिए उसने दौलतराव सिंधिया के साथ संबंध सुदृढ़ करने चाहे। नाना फडणवीस और दौलतराव सिंधिया उस समय के दो प्रधान सेना नायक हैं मराठों के। तो अब यह जो बाजीराव द्वितीय है, मराठा फडणवीस जो कि इसको रिमोट कर रहा है, इसको काउंसलिंग कर रहा है, वो उसके प्रभाव से अब निकलना चाहता है और इसके लिए वो दौलतराव सिंधिया की तरफ चला जाता है। परंतु जब सिंधिया शक्तिशाली बन गया, ये जो दोनों में चल रही है, इसमें बाजीराव पेशवा में, नाना फडणवीस में, तो वो सिंधिया के पास चला गया। और अब सिंधिया के पास चला गया तो सिंधिया के पास भी अब वही सिंधिया उसको रिमोट करने लगा। अब पेशवा यहाँ सिंधिया से भी मुक्ति चाहता है। पहले वो नाना फडणवीस से मुक्ति चाह रहा था, अब नाना फडणवीस से मुक्ति पाने के लिए सिंधिया के पास आया, दौलतराव सिंधिया के पास। अब लेकिन ये यहाँ इससे भी मुक्ति पाना चाहता है। अब उसने देखा कि अंग्रेज़ों की शरण में जाना श्रेयकर है, तो वह अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और पूना से चल करके बसीन चला गया, जहाँ अंग्रेज़ थे, और वेलेज़ली से उसने जा कर के बसीन की संधि कर ली। तो एक तो यह है कि बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा था वो अयोग्य था। तीसरा, मराठों में आपस में फूट चल रही थी। मराठों की जो फूट है, वो फूट भी लॉर्ड वेलेज़ली को प्रोत्साहित कर रही थी कि वो मराठों के साथ में युद्ध करे, उन पर आक्रमण करे। तीसरा जो कारण है, वो लॉर्ड वेलेज़ली जो इस समय भारत में है, वो साम्राज्यवादी नीति का समर्थक है। ये साम्राज्यवादी नीति का गवर्नर जनरल है भारत में। जब ये 1798 में इसको भारत भेजा गया, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के देशी जो स्थानीय राज्य हैं, उनके झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करना है, जिसको हम कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। परंतु जब वह भारत आया तो उसने यहाँ भारत का जो राजनीतिक वातावरण देखा और इस प्रकार का चित्र अपने हायर अथॉरिटीज़ के सामने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग करने का इसको परमिशन दे दिया। अब वह टीपू सुल्तान का दमन करने के पश्चात वेलेज़ली मराठा शक्ति का दमन करना चाहता है।
तो दूसरा कारण जो है वेलेज़ली की साम्राज्यवादी नीति, वेलेज़ली जो कि भारत का इस समय गवर्नर जनरल है। पहला कारण मैंने बताया था पेशवा का अयोग्य होना, दूसरा कारण मराठों की आपसी फूट, तीसरा कारण वेलेज़ली की साम्राज्य नीति। चौथा कारण ये है कि पेशवा और जो लॉर्ड वेलेज़ली है इसके बीच में बसीन की संधि हो गई, जो कि 31 दिसंबर 1802 को संपन्न हुई थी। संधि की यदि हम धाराओं की बात करें तो पहली धारा यह थी कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता देने का वचन दिया। दूसरा, पेशवा ने अपने राज्य में 6000 सैनिकों की एक अंग्रेज सेना रखना स्वीकार किया। तीसरा, पेशवा ने अंग्रेजी सेना के लिए 26 लाख रुपया वार्षिक 26 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। उसके बाद में चौथा, अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं, करमुक्त व्यापार, कई जो उनकी वस्तुएं थी उनको करमुक्त किया, व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। पांचवा, पेशवा ने बिना कंपनी की पूर्व अनुमति लिए अन्य राज्यों से संधि व युद्ध न करने का वचन दिया। अगला, सूरत पर पेशवा ने अपना अधिकार छोड़ दिया। अगला, यदि पेशवा का झगड़ा निजाम व गायकवाड़ से होता है तो अंग्रेज मध्यस्थता करेंगे। उसके अगला, पेशवा ने कंपनी से यह वायदा किया कि वह इंग्लैंड विरोधी किसी भी यूरोपीय देशवासी को अपने यहाँ नौकरी में नहीं लेगा। और अंतिम है जो 9वां है, 9th है, निजाम के प्रदेशों से चौथ वसूली का अधिकार पेशवा ने छोड़ दिया। यह बसीन की संधि 1802 31 दिसंबर में हुई, जो कि एक इतिहास में महत्वपूर्ण संधि के रूप में इसको देखा जाता है। पेशवा मराठा संघ का प्रधान था और जब वह अंग्रेज़ों के शरण में चला गया तो आप देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण मराठे अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में चले गए। इस कारण ब्रिटिश साम्राज्य के दृष्टिकोण से भारतीय व अंग्रेज इतिहासकारों ने इस संधि को अति महत्वपूर्ण बताया है। अंग्रेज इतिहासकार डॉडवेल ने स्पष्ट लिखा है कि बसीन की संधि से कंपनी को दक्षिण का आधिपत्य तथा दक्षिण पश्चिम में पैर जमाने का अवसर मिल गया। इसी प्रकार भारतीय इतिहासकार जो खासकर मराठों पर जिन्होंने काम किया है, सरदेसाई, वे लिखते हैं कि बसीन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। तो ये बसीन की संधि के बाद में जो पांचवा जो कारण है दूसरे मराठा अंग्रेज युद्ध का, वो है नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाना। नाना फडणवीस एक बुद्धिमान व्यक्ति था, एक योग्य मराठा था, और जब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई और वो ऐसे समय में हुई कि मराठाओं के बीच में आपसी कलह प्रारंभ हो गई थी, सैनिक शक्ति क्षीण हो गई थी। अब मराठों में नाना फडणवीस के देहांत के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो मराठों में एकता कायम कर सकता था। तो ये मोटा मोटी 5 कारण थे। पहला कारण था पेशवा का अयोग्य होना, दूसरा कारण मराठों की आपसी फूट, तीसरा कारण वेलेज़ली जो कि गवर्नर जनरल है उसकी साम्राज्यवादी नीति, चौथा कारण बसीन की संधि, पांचवा कारण नाना फडणवीस की मृत्यु। इन सब कारणों के चलते एक ऐसा माहौल बना, अंग्रेज़ों के अनुकूल था और अंग्रेज़ अब युद्ध करना चाहते थे। तो पेशवा को जब संधि हो गई बसीन की, तो लॉर्ड वेलेज़ली ने अंग्रेज़ों की सेना के संरक्षण में पूना भेज दिया। इसकी खबर पाते ही होलकर जो कि एक मराठा सेना नायक है उत्तर की ओर चला गया। सिंधिया और भोंसले ये भी मराठा सेना नायक है, परस्पर में एक हो गए और उन्होंने संयुक्त सैनिक अभियान की रूपरेखा तैयार की। लॉर्ड वेलेज़ली ने भी अपनी अंग्रेजी सेना को 2 टुकड़ियों में विभक्त किया। उत्तर की ओर जाने वाली सेना का नेतृत्व जनरल लेक
जनरल लेक LAKE लेक दिया, जबकि दक्षिण अभियान का उत्तरदायित्व आर्थर वेलेज़ली को दिया। और ये जो दोनों सेनाएं, उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान की ये जो दोनों सेनाएं आपस में ये चलती हैं। आर्थर वेलेज़ली ने तीव्रता और तीक्ष्णता से मराठा सेना पर आक्रमण कर अगस्त 1803 में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। इस सफलता के उपरांत उसने औरंगाबाद से 45 मील दूर असाई नामक स्थान पर सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को घेर लिया। और हालांकि अंग्रेज़ों के 5000 सैनिक थे, जैसा कि इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने लिखा है। मराठों के पास 50,000 सैनिक थे, लेकिन आर्थर वेलेज़ली को विजय प्राप्त हुई और अंग्रेज़ों के अब हौसले बुलंद हो गए, जबकि मराठा निराशा के सागर में डूब गए। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के 1500 सैनिक अवश्य मारे गए, परंतु आर्थर वेलेज़ली ने आगे बढ़ना जारी रखा और सिंधिया के महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप सिंधिया ने 1803 में संधि कर ली और अपने आप को सरेंडर कर दिया। उधर जो एक और सेना नायक जिसका नाम जनरल लेक के नेतृत्व में अभियान, और उसने पहले तो गंगा यमुना के मध्य में जो एक फ्रांसीसी जिसका नाम था पेरन, जो कि सिंधिया के यहाँ एक किसी रूप में नौकरी कर रहा था, उसने सिंधिया के प्रतिनिधि के रूप में गंगा यमुना के बीच में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो लेक ने कानपुर से कूच करके 1803 में अलीगढ़ पर अधिकार किया, और फिर जब अलीगढ़ पर अधिकार हो गया तो जो फ्रांसिस पेरन है इस राज्य से बहुत निराश हुआ और उसने सिंधिया की नौकरी छोड़ दी। और सितंबर के मास में फिर लेक का जो उत्तराधिकारी था, उसके जो बाद के जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी दिल्ली के अंदर परास्त कर दिया। और अंग्रेज़ जो है लगातार दोनों मोर्चों पर अंग्रेज़ों को सफलता मिल रही है। और यहाँ पर फिर अंग्रेज़ दिल्ली में जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो एक विजेता के रूप में प्रवेश करते हैं। और दिल्ली में उस समय जो मुग़ल सम्राट था, जो कि अंधा हो चुका था, शाह आलम, जो कि सिंधिया के संरक्षण में वहाँ पे कंपनी के संरक्षण में था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद भरतपुर के जो जाट राज्य था, लेक ने वहाँ संधि कर ली उनसे और फिर आगे बढ़ के आगरा को जीत लिया। और सिंधिया की जो शेष सेना थी उसको लासवाड़ी नामक स्थान पर पराजित किया। इस पराजय से सिंधिया की सैनिक शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई और वो बहुत निराश हुआ और उसने फिर देवगढ़ की संधि कर ली। संधि की यदि हम बात करें तो इन संधियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब मराठा टूट चुके थे। सिंधिया और भोसले दोनों अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक हो चुके थे। अंग्रेज़ों का अब उनकी ओर से विशेष भय नहीं रहा। इन संधियों से यह स्पष्ट हो गया कि मराठा शक्ति का पूर्ण विनाश निकट भविष्य में होने वाला है। दक्षिण में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व सुदृढ़ता से स्थापित हो गया। उनकी शक्ति को अब चुनौती देने वाला भारत में कोई नहीं रहा। अतः स्पष्ट है कि इन संधियों से, इन अभियानों से, इन विजयों से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और मराठों का सम्मान भारत में क्षीण हो गया। इन संधियों के संपन्न होने से कौन कौन सी संधियां जिनकी हम खासकर बात कर चुके हैं, अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, जो दोनों ही संधियां दिसंबर के महीने में हुई 1803 में, इन दोनों संधियों का हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, जिससे अंग्रेज़ों का जो ग्राफ है, ताकत का ग्राफ हिंदुस्तान में बढ़ा। और अब अंग्रेज़ों को कटक मिल गया। कटक मिल जाने से बंगाल व मद्रास के बीच का सीधा संपर्क स्थापित हो गया। अब मुग़ल सम्राट पूर्णतः अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में आ गया।
अब राजपूताना में भी अंग्रेज प्रभुत्व की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। फ्रांस का प्रभाव भारत से सदा के लिए समाप्त हो गया। इन संधियों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि इस युद्ध, कौन सा युद्ध, जो द्वितीय मराठा अंग्रेज युद्ध हुआ, इस युद्ध तथा इन संधियों से अंग्रेजों को कई महान लाभ हुए। उनका भारत में राज्य विस्तार हो गया और वो भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गए। भारत की तमाम बड़ी रियासतों के वे नियंत्रक बन गए। इस प्रकार से ये द्वितीय मराठा अंग्रेज युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें मराठों की शक्ति बहुत कमज़ोर पड़ गई और अंग्रेज बहुत ताकतवर पड़ गए। धन्यवाद।